नमस्कार। सांख्य दर्शन पर हमारी इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे 13वें विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। सवाल ये है कि सांख्य दर्शन में पुरुष मतलब कि जो शुद्ध चेतना है, उसके होने का, उसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कौन से तर्क दिए गए हैं? तो सवाल ये उठता है कि ये जो चेतना है, ये जो हम सब महसूस करते हैं, क्या ये सिर्फ मैटर यानी प्रकृति का एक बाय प्रोडक्ट है, या फिर क्या ये अपने आप में एक अलग, एक आज़ाद हकीकत है? सांख्य दर्शन इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, और यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा की बुनियाद बनेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस सेंट्रल क्वेश्चन को समझेंगे, फिर पुरुष और प्रकृति के बीच का जो फर्क है उसे देखेंगे, उसके बाद आएंगे वो 5 जबरदस्त तर्क जो पुरुष के अस्तित्व को साबित करते हैं। फिर हम पुरुष के नेचर को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये दोनों जो इतने अलग हैं, आखिर साथ में काम कैसे करते हैं। और अंत में देखेंगे कि ये सारी बातें हमें कैवल्य यानी लिबरेशन के रास्ते पर कैसे ले जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुरुष के होने का सबूत देने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। हमें सांख्य की जो टर्मिनोलॉजी है उसे साफ करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है पुरुष को कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण कार्य की पूरी चेन से ही बाहर रखकर। सांख्य कारिका का तीसरा श्लोक इस भेद को ऐसे स्थापित करता है: मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? सीधा और साफ, पुरुष न तो प्रकृति है यानी न वो कोई कारण है, और न ही विकृति मतलब न ही वो किसी का परिणाम या कार्य है। देखिए, मूल प्रकृति वो तो मूल कारण है, फिर महत जैसी 7 चीजें हैं जो कारण भी हैं और कार्य भी, और 16 तत्व हैं जो सिर्फ कार्य हैं। लेकिन पुरुष वो इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है, वो इन सबसे बाहर है, सबसे अलग। और यही वो पहला बड़ा कदम है जो चेतना को भौतिक दुनिया का हिस्सा मानने से इनकार कर देता है। अब 11वीं कारिका इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। ये बताती है कि ये दुनिया और प्रकृति कैसी है, ताकि पुरुष के साथ उसका अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा चपुमान। अब ये जो तुलना है ना, ये कमाल की है। एक तरफ है प्रकृति जिसमें 3 गुण हैं, जो खुद सोच नहीं सकती, जो एक ऑब्जेक्ट यानी विषय है, जो अचेतन है और लगातार कुछ न कुछ बनाती रहती है। और दूसरी तरफ है पुरुष, वो इन सब का ठीक उल्टा है। उसमें गुण नहीं है, वो चेतन है, वो ज्ञाता यानी सब्जेक्ट है, वो कुछ करता नहीं, निष्क्रिय है और हर जीव के लिए अलग अलग है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक कंप्लीट ऑपोजिशन है, एक ऐसा फर्क जो चेतना को बाकी हर चीज से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो अब तक हमने जमीन तैयार कर ली है, और अब हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, कारिका 17। ये वो श्लोक है जो पुरुष के अस्तित्व के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 जबरदस्त लॉजिकल रीजंस देता है। कह सकते हैं कि ये सांख्य के तर्क का दिल है। ये श्लोक सीधे सीधे पुरुष के होने का ऐलान करता है। संघात परार्थवत्वात् त्रिगुणादि विपर्याय अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो आइए इन 5 तर्कों को एक एक करके खोलते हैं। पहला, संघातम परार्थवाद। इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें जुड़कर बनी है, जैसे हमारा शरीर और मन, वो हमेशा किसी दूसरे के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं। तो वो दूसरा कौन है? वही पुरुष है। दूसरा, त्रिगुणादि विपर्यायात्। सीधा सा तर्क है, अगर प्रकृति 3 गुणों वाली और अचेतन है, तो लॉजिक कहता है कि उसका कोई उल्टा भी होना चाहिए जो गुणों से परे और चेतन हो। तीसरा, अधिष्ठानात्। सोचिए, ये जो अचेतन प्रकृति है, इसे चलाने के लिए, इसे एक दिशा देने के लिए एक चेतन कंट्रोलर तो चाहिए ना, वही पुरुष है। चौथा, भोक्तृभावात्। दुनिया में सुख है, दुख है, अनुभव है, पर अनुभव को महसूस करने वाला एक एक्सपीरियंसर भी तो होना चाहिए, वो भोक्ता ही पुरुष है। और पांचवा, कैवल्यार्थम प्रवृत्त्यश्च। लोग मोक्ष या कैवल्य की तरफ क्यों भागते हैं? ये जो चाहत है, ये खुद इस बात का सबूत है कि कोई है जिसके लिए इस आज़ादी का कोई मतलब है। तो ये 5 तर्क मिलकर पुरुष के अस्तित्व को एक मजबूत तार्किक जरूरत बना देते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि पुरुष का अस्तित्व है, पर अब अगला सवाल ये है कि उसका नेचर क्या है? वो एक है या बहुत सारे? उसके गुण क्या है? 18वीं कारिका इसी सवाल का जवाब देती है और बताती है कि पुरुष एक नहीं, अनेक हैं।
जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद वृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्यया चैव। अब ये तर्क बहुत ही प्रैक्टिकल और अनुभव पर आधारित है। जरा सोचिए, अगर चेतना बस एक ही होती तो क्या होता? सबका जन्म एक साथ होता, सबकी मौत एक साथ होती, सब एक ही वक्त पर एक ही काम कर रहे होते। पर ऐसा तो नहीं होता है ना। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हर जीव का जन्म, मृत्यु, उसके कर्म सब अलग अलग हैं। ये जो विभिन्नता है, यही साबित करती है कि देखने वाला यानी पुरुष एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। प्रकृति भले ही एक हो, पर वो जिन पुरुषों के लिए काम करती है वो अनेक हैं। पुरुष के अस्तित्व और उसकी अनेकता को जानने के बाद 19वीं कारिका उसके असली स्वभाव को बताती है, जो प्रकृति से बिल्कुल अलग है। तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य केवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टुत्वम अकर्तृभावश्च। तो फिर इस पुरुष का असली स्वभाव क्या है? ये है साक्षित्व, मतलब वो सिर्फ एक गवाह है जो सब कुछ देखता है पर हिस्सा नहीं लेता। वो कैवल्य है, यानी हमेशा से अलग, अकेला। वो माध्यस्थ्य है, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन। वो दृष्टा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देखना है। और सबसे बड़ी बात, वो अकर्तृभाव है, मतलब वो नॉन डूअर है, वो कुछ करता नहीं है। और ये सारी क्वालिटीज बस ऐसे ही नहीं है, ये सब इस बात का लॉजिकल नतीजा है कि पुरुष प्रकृति का ठीक उल्टा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुरुष और प्रकृति इतने अलग हैं, मतलब एक चेतन है पर कुछ करता नहीं और दूसरी अचेतन है पर सब कुछ करती है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतने घुले मिले क्यों लगते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ भोग रहा हूँ? 20वीं कारिका इसी कंफ्यूजन की जड़ को बताती है। सुनिए, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतना विवलिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। इस श्लोक में एक छोटा सा शब्द है इव, जिसका मतलब है जैसे या मानो, और यही शब्द सारा राज खोल देता है। होता क्या है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग की वजह से, उनकी नज़दीकी की वजह से, जो अचेतन मन शरीर है वो मानो चेतन लगने लगता है, और दूसरी तरफ जो पुरुष असल में कुछ नहीं करता वो मानो करता लगने लगता है। तो ये जो सारा खेल है ना, ये एक भ्रम का है जो सिर्फ नज़दीकी से पैदा होता है, असलियत से नहीं। अब 21वीं कारिका इस सहयोग को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर मिसाल देती है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवधु उभयोरपि संयोगस् तत्कृतः सर्ग। और ये है पंगवन्धवत की कमाल की मिसाल, यानी एक लंगड़े और एक अंधे आदमी की तरह। सोचिए, प्रकृति अंधी है, वो चल सकती है, काम कर सकती है, पर देख नहीं सकती क्योंकि वो अचेतन है। और पुरुष लंगड़ा है, वो देख सकता है क्योंकि वो चेतन है, पर वो चल नहीं सकता क्योंकि वो निष्क्रिय है। अब जब अंधा आदमी लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा ले तो क्या होगा? लंगड़ा रास्ता बताएगा और अंधा उस रास्ते पर चलेगा। बिल्कुल इसी तरह चेतन पुरुष और सक्रिय प्रकृति मिलकर इस दुनिया का, इस अनुभव का निर्माण करते हैं। अब इन सब बातों का आखिरी मकसद क्या है? ये सब सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मकसद है, मुक्ति, यानी कैवल्य को एक मुमकिन लक्ष्य बनाना। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। पुरुष के होने का ये जो सबूत है, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड को समझने और दुख से छुटकारा पाने के रास्ते को जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी है। तो फिर आखिरी बात क्या है? सांख्य के हिसाब से मुक्ति या कैवल्य तब मिलता है जब ये गहरी समझ पैदा हो जाए, ये पक्का ज्ञान हो जाए कि चेतना यानी पुरुष इस प्रकृति से बिल्कुल अलग है, आज़ाद है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। जिस पल ये विवेक ज्ञान जागता है, ये भ्रम वाला संयोग टूट जाता है और पुरुष अपने असली शुद्ध स्वरूप में वापस स्थित हो जाता है। आज हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये गहरी दार्शनिक बातें दिलचस्प लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।